हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। आरपी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ पर अपना पीपीबी का यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका चेक क्लियरिंग सिस्टम से रिलेटेड है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम बेटर से, तो इससे रिलेटेड रहेगा। एंड यहाँ पर हम एक चेक के बारे में सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो बैंक है उनको क्रिटिकल ऑपरेशंस मेंटेन करने होते हैं, जैसे कि भाई कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, कोई भी लोकल या आउट स्टेशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि भाई यहाँ पर एक जगह वो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया और दूसरी जगह पेमेंट कलेक्ट की जा रही है। तीसरा, यहाँ पर रेमिटेंस सर्विसेज की जाती है कस्टमर्स के लिए। तो कैश ट्रांजेक्शन्स में हमें कस्टडी भी मिल जाती है इंस्ट्रूमेंट्स की, उनको सेफ एंड सिक्योर वे में भी रखना होता है और इंटर ऑफिस मूवमेंट भी करनी होती है कैश की। तो विजिलेंस चाहिए होता है ताकि किसी भी तरह के मिस एप्रोप्रिएशन या फ्रॉड से हम बच पाए। तो कुछ बैंक्स क्या करते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं ओवर द काउंटर कैश डिपॉजिट को एटीएम्स तक। तो आरबीआई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को डिसअप्रूव करता है क्योंकि ये यहाँ पर फंडामेंटल फंक्शंस जो है बैंक के, उनको कर्टेल करेगा। फिर आती है बात कलेक्शन सर्विसेज की। तो कस्टमर्स एक रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स डिपॉजिट करते हैं जो कि लोकली यहाँ पर पेएबल होता है एट आउट स्टेशन सेंटर्स फॉर कलेक्शन। क्लियरिंग हाउस की बात करें तो ट्रेडिशनली यहाँ पर लोकल लेवल पर इसको मैनेज किया जाता है आरबीआई, एसबीआई या फिर नॉमिनेटेड बैंक के थ्रू। मेंबर बैंक्स अकाउंट मेंटेन होते हैं एट द नोडल ब्रांच। स्पीड क्लियरिंग की बात करें तो यहाँ पर हम कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस को इंट्रोड्यूस करते हैं और एफिशिएंसी लेकर आई जाती है ताकि यहाँ पर फिजिकल चेक मूवमेंट को अवॉइड करें और इलेक्ट्रॉनिकली सारा काम करें। फिर आती है बात फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन की। तो आपको पता है फ्रंट ऑफिस क्या करता है, कस्टमर्स के साथ में डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ कैश या फिर क्लियरिंग ट्रांजेक्शन जो है उन्हें हैंडल किया जाता है। ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं वो अक्रॉस बैंक्स वेरी करेंगे। आईटी सिस्टम्स जो हैं वो रिप्लेस कर देते हैं मोस्ट मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग को। अब यहाँ से शुरू होती है आपकी एक्चुअल कहानी इस चैप्टर की। तो अभी तक हमें ये पता था कि भाई जो फिजिकली मूवमेंट की जा रही है चेक की, एक पर्सन ने यहाँ पर चेक अगर बनाकर भी दिया तो कलेक्शन तक यहाँ पर सारी चीजें की जाएंगी। लेकिन फिर आया चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ट्रंकेशन मतलब है कि फिजिकल मूवमेंट हमें किसी भी चीज की स्टॉप करनी है, और सीटीएस में यहाँ पर ट्रंकेशन का मतलब है कि हमें फिजिकल मूवमेंट हमारे चेक की बंद करनी है, रेदर इस काम को हमें इलेक्ट्रॉनिकली करना होगा। तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास में ट्रंकेशन है, इसका मतलब है फिजिकल मूवमेंट चेक की बंद करनी। कैसे? स्कैन करो और सेंड करो इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस को। प्रोसेस की बात करें तो जो प्रेजेंटिंग बैंक है वो चेक की इमेज को और एमआईसीआर डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली पेइंग बैंक के पास भेजता है। तो यहाँ पर एक होता है पेयर और एक होता है पेई। पेयर क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, और पेई क्या करता है, वो पैसा रिसीव करता है। तो रिसीविंग बैंक जो होगा यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर क्या करेंगे, उनको यहाँ पर पेमेंट की जाएगी। और प्रेजेंटिंग बैंक जो है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या करते हैं, वो यहाँ पर देखते हैं कि भाई ठीक है, भाई हमारा जो पेमेंट है वो किस तरीके से रिसीव किया जाएगा। तो लीगल फ्रेमवर्क क्या है कि हमें अमेंडमेंट्स यहाँ पर करनी होती हैं टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और बैंकर बुक एविडेंस एक्ट। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो 1 फरवरी 2008 से यहाँ पर इसको ऑपरेशनल कर दिया गया और एमआईसीआर बेस्ड जो प्रोसेस था उसे डिसकंटिन्यू किया गया। तो सीटीएस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले तो अब यहाँ पर आपको 3 इमेजेस लेनी होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस यहाँ पर जो है उन्होंने फिजिकल चेक की मूवमेंट को बंद करवा दिया। केवल बैंक और क्लियरिंग हाउस जो है वो ही ट्रंकेट कर सकते हैं चेक्स को, कस्टमर्स नहीं कर सकते। ट्रंकेशन जो है वो आपका ड्यूरिंग द क्लियरिंग साइकिल यहाँ पर होता है ताकि हम किसी भी रियलाइजेशन को यहाँ पर एक्सपीडाइट कर पाए। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ पर अपना जो भी पैसा किसी को पे करना है वो जल्द से जल्द कर लें, क्विकली कर लें, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा टाइम ना लगे। फिजिकल चेक जो है वो स्टोर किए जाते हैं ट्रंकेटिंग बैंक के पास में या क्लियरिंग हाउस के पास में पोस्ट ट्रंकेशन। डिजिटल सिग्नेचर जो है हमारे ट्रंकेशन इमेज पर वो ऑप्शनल होते हैं एडिड सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट आता है सीटीएस के बेनिफिट्स क्या हैं। तो बैंक्स के लिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग की जाती है ऑपरेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको हम कम करते हैं और रिस्क को भी हम कम करने की कोशिश करते हैं।
चेक लॉस को हमें एलिमिनेट करना है, टेम्परिंग को हमें एलिमिनेट करना है और जो भी प्रोसीजरल डिलेज हैं उन्हें भी खत्म करने की कोशिश करनी है। कस्टमर्स के लिए क्या होगा, क्लियरिंग साइकिल्स को हमें थोड़ा स्पीड अप करना है, फास्टर करना है। रिस्क जो है कि भाई यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट हमारा खो जाएगा, उससे हम बच जाते हैं। इंफॉर्मेशन हम इजीली रिट्रीव कर लेते हैं और कोई भी चार्ज यहाँ पर आपके आउट स्टेशन चेक्स पर नहीं लगते हैं यहाँ पर। तो अगर आपका सेम ग्रिड में इसको परफॉर्म किया जा रहा है तो अप्रोच क्या रहती है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास 3 ग्रिड्स हैं। कहाँ कहाँ पर हैं, एक तो है दिल्ली में नॉर्दर्न वाली, एक है आपकी मुंबई में वेस्टर्न वाली और एक है आपकी साउथ में बेसिकली चेन्नई में सदर्न वाली। ठीक है, तो टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो मेंबर बैंक, सब मेंबर्स, इनडायरेक्ट मेंबर्स, ये सभी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स रहते हैं। चेक्स यहाँ पर हमारे विद इन ईच ग्रिड क्लियर होते हैं ऑन लोकल बेसिस या फिर T+1 बेसिस। प्रेजेंटिंग बैंक स्कैनर्स यूज करते हैं और कैप्चर सिस्टम्स यहाँ पर यूज करते हैं और चूज करते हैं कि कैसे सेंट्रलाइज्ड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट्स ऑफ ट्रंकेशन हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या कोशिश करनी होती है, हमें यहाँ पर अपने जो भी प्रेजेंटिंग बैंक्स है जहां पर इस चेक को प्रेजेंट किया गया है उनके पास में एक तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले तो स्कैनर्स ही आ जाएंगे और कैप्चर सिस्टम के अच्छे से इमेजेस लिए जाएं। तो यहाँ पर भी प्रॉपर इमेजेस ली जानी चाहिए ना, जिसमें कि आपको कलर्स भी बताते हैं कि इमेजेस के कलर्स क्या रहेंगे। तो चेक यहाँ पर हमारे अगर T+1 बेसिस माना जाएगा अगर हमें यहाँ पर इसे लोकल ग्रिड में ही करना होगा। ठीक है, सेम ग्रिड में अगर ये चेक आपका पास हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा ना आपको पता होना चाहिए वन नेशन वन ग्रिड प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी ये अंडर डेवलपमेंट है जहां पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हर पूरे देश के लिए यहाँ पर एक ही ग्रिड रहे। तो ये जो 3 ग्रिड्स हैं नॉर्दर्न, वेस्टर्न और सदर्न, इनको यहाँ पर आपस में मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ऑल्दो यहाँ पर आपकी बुक में इसके बारे में बात नहीं हो रखी है। नेक्स्ट आता है सीटीएस का प्रोसेस फ्लो क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास एक होता है प्रेजेंटिंग बैंक। ठीक है, जहां पर चेक आया तो प्रेजेंटिंग बैंक से यहाँ पर जो चेक होगा उसकी इमेजेस वगैरह ली जाएंगी और क्लियरिंग हाउस के पास में भेजी जाएंगी। क्लियरिंग हाउस यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को चेक करेगा, यहाँ पर इमेजेस चेक करेगा और सब अगर सही होगा तो नेट सेटलमेंट देखेगा कितने अमाउंट का होना है और पेइंग बैंक के पास इंस्ट्रक्शंस भेज देगा। पेइंग बैंक यहाँ पर फिर जो पेमेंट है वो कर देगी। लेकिन यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी और अदर चीजें भी होती हैं, जैसे कि प्रेजेंटिंग बैंक ने क्या किया, यहाँ पर इमेजेस को कैप्चर करा और MICR डेटा को फिर कंसोलिडेट कर इसको क्लियरिंग हाउस इंटरफेस पर सबमिट करा। क्लियरिंग हाउस यहाँ पर डेटा को प्रोसेस करेगा, नेट सेटलमेंट को डिटरमिन करेगा, इमेजेस और डेटा को यहाँ पर पेइंग बैंक्स के पास डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पेइंग बैंक इमेज और डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट पे करता है और जो अनपेड आइटम्स है उन्हें रिटर्न कर देता है। रिटर्न क्लियरिंग में नेक्स्ट डे का जो सेशन है फॉर प्रोसेसिंग रिटर्न्ड चेक्स वो हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सेटलमेंट होती है तो नेट सेटलमेंट पोजीशन की जाएगी अक्रॉस बैंक्स पर ग्रिड कि कितना अमाउंट कौन से बैंक को पे करना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका सेटलमेंट के बाद में क्लियरिंग साइकिल। तो एक प्रेजेंटेशन में एक रिटर्न होता है क्लियरिंग पर डे। तो साइकिल जो है वो आपकी तभी मानी जाएगी जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जब मैं ये बोलती हूँ कि कोई एक आपका चेक है जो कि रिटर्न हुआ या फिर बाउंस हुआ, तो ये कब होता है, जब बैंक यहाँ पर ऑनर नहीं करता चेक को, क्योंकि प्रेजेंटेड बैंक को के पास में क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनसफिशिएंट फंड्स होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अब अगर हम बात करें सीटीएस के प्रोसेस फ्लो की, तो सीटीएस के प्रोसेस फ्लो में भी हमें दोनों ही चीजों का ध्यान रखना है कि क्या यहाँ पर किसी चेक को रिटर्न किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा। तो अगर कोई अनपेड आइटम्स हैं तो वो हमारी रिटर्न फाइल्स के थ्रू यहाँ पर से जाते हैं। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ पर रिटर्न क्लियरिंग हमारी तभी एप्लीकेबल होती है जब यहाँ पर हमें पता है कि कोई चेक में कुछ गड़बड़ है या फिर अमाउंट ज्यादा है ना, तो ये चीजें भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, सिक्योरिटी की बात करें तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है और ये यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये इंश्योर करता है कि जो डेटा या इमेजेस दी गई हैं वो यहाँ पर एकदम सही हो, कोई भी गड़बड़ नहीं हुई हो, कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई हो और नॉन रेप्यूडिएशन के ऊपर यहाँ पर इनका ख्याल रखा जाता है कि किसी भी तरह का यहाँ पर आपका रेप्यूडिएशन जो है वो नहीं हुआ हो।
ठीक है। तो बेसिकली नॉन रेप्यूटेशन क्या होता है, सिक्योरिटी और लीगल कॉन्सेप्ट है जहां पर एक पार्टी वैलिडिटी जो है एक स्टेटमेंट की उसको डिनाई नहीं कर सकती, राइट। चलो नेक्स्ट आता है एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट में क्या देखोगे कि यहाँ पर आपके पास में एक यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं, और यूनिक आइडेंटिफायर क्या करते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर यहाँ पर एंडोर्स करेंगे इसको स्कैनिंग के टाइम पर। तो जब हमारे चेक को हमने स्कैन करना है उसी टाइम पर यहाँ एक यूनिक आइडेंटिफायर पूरा का पूरा प्रोसेस को चेक करेंगे, एंडोर्स करेंगे, और सभी प्रायर एंडोर्समेंट्स जो है वो कलेक्टिंग बैंक का स्टैंप जो है उससे कंफर्म किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अब हम ओनरशिप को ट्रांसफर करने जा रहे हैं ना चेक की, तो इसी वजह से इसको करना होता है। नेक्स्ट आता है सीटीएस में यहाँ पर क्या बैंक्स के लिए और कस्टमर्स के लिए डिफरेंस रहता है। तो कस्टमर्स को सीटीएस 20 की जो गाइडलाइंस हमारी आई थी उन्हें फॉलो करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो चेक लिस्ट होती है वो भी सीटीएस 20 कंप्लाइंट होनी चाहिए। तो सीटीएस 20 का यहाँ पर मतलब क्या होता है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2010, जो कि यहाँ पर आपको गाइडलाइंस बताता है कि किस तरीके से चेक्स को स्टैंडर्डाइज करा जाएगा इंडिया में। तो अब हर एक बैंक की जो चेक बुक है वहां पर कुछ चीजें पर्टिकुलरली सेम होती हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक चेक लीफ पर तो आपको एकदम ही राइट हैंड कॉर्नर में DDMMYYYY मिलता है। फिर यहाँ पर आपको साथ में लेफ्ट हैंड साइड में बैंक का लोगो, बैंक की डिटेल्स, उसका एड्रेस, ठीक है, ये सारी चीजें मिलती हैं। फिर यहाँ पर बैंक का लोगो जो है वो आपको यूवी में मिलता है, अकाउंट नंबर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, वॉइड यहाँ पर आपका होता है इसके अलावा प्रिंटर का नाम यहाँ पर और सीटीएस 10 लिखा होगा और अमाउंट लिखी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट आपका सिग्नेचर, ये सारी चीजें सीटीएस कंप्लाइंट चेक लीव्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलती हैं। अगर यहाँ पर हमारे जो चेक्स हैं वो अच्छे से लिखे होने चाहिए, कोई भी हमें ओवर राइटिंग नहीं करनी है, और ये लेजिबल होने चाहिए, परमानेंट इंक हमें यूज करनी है, ऑल्ट्रेशंस को अवॉइड करेंगे। कोई भी न्यू चेक्स यहाँ पर हमें अगर यूज करने रहेंगे, अगर कोई करेक्शंस की जरूरत है, जैसे किसी ने बाई मिस्टेक 100,000 लिख दिया 10,000 की जगह, तो इस जीरो को हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें कोई भी मार्किंग्स हमारे MICR बेस्ड डेटा में एरिया में नहीं करनी होगी। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि भाई बैंक्स को क्या करना चाहिए। तो बैंक्स को यहाँ पर सीटीएस 10 के जो चेक्स हैं, ठीक है, केवल उन्हीं को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करना है, एज यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी पूरी की पूरी स्क्रूटनी यहाँ पर प्रेजेंटिंग बैंक के पास में शिफ्ट हो जाती है। केयरफुली यहाँ पर देखना है कि कोई मटेरियल ऑल्ट्रेशंस तो नहीं कर दिए गए हैं बिफोर स्कैनिंग और प्रोसेसिंग, जैसे कि यहाँ पर जो फिगर्स में नंबर लिखा है और जो शो कर रहा है वो सेम है या नहीं। एंश्योर करना है कि स्कैनिंग जो है वो ऑब्सक्योर नहीं करे या किसी भी वाइटल चेक डेटा को यहाँ पर ऑमिट ना कर दे, मिसिंग ना हो कोई डेटा, ठीक है, या फिर यहाँ पर स्कैनिंग के टाइम पर कोई डेटा छूट ना जाए। जनरल रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, तो कोई भी प्रोसेसिंग यहाँ पर चेक्स की जो है वो मटेरियल ऑल्ट्रेशंस के साथ में नहीं की जाएगी। अगर जैसे यहाँ पर आपका जो अमाउंट है उसी में कोई गड़बड़ कर दी, नेम की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ कर दी गई, अकाउंट नंबर यहाँ पर ठीक से मेंशन नहीं किया गया, तो बहुत सारी इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो वो हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद में जो सीटीएस 10 कंप्लाइंट चेक्स हैं केवल वही यहाँ पर वैलिड रहेंगे क्लियरिंग के लिए। सीटीएस चेक इमेजेस की बात करें तो 3 इमेजेस यहाँ पर कैप्चर की जाती हैं पर चेक। तो यहाँ पर पहला होगा फ्रंट ग्रे स्केल में, जिसमें कि हम ग्रे स्केल में इमेज को कैप्चर करेंगे ग्रे कलर में। फ्रंट हमारा जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है और बैक हमारी ब्लैक एंड व्हाइट रहेगी। तो स्कैनिंग में हमें स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स यूज करने हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर ग्रे स्केल और ब्लैक एंड व्हाइट में लेने वाली जो कैप्चर करने वाली इमेजेस होंगी उनके लिए अलग तरह के ही कैमरास रहेंगे। इमेजेस और डेटा जो है वो डिजिटली साइन होना चाहिए एट होराइजन, और इमेजेस जो है वो रिगरस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करें, अदरवाइज उनको रिजेक्ट कर दो। सिक्योरिटी आपको पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पर मेंटेन करनी होगी पूरे ट्रांसफर के टाइम पर। नेक्स्ट आता है आपका पॉजिटिव पे सिस्टम। अब पॉजिटिव पे सिस्टम ऑल्दो एज सच मैंडेटरी नहीं रहता है हमारे बैंक्स के ऊपर, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर आरबीआई बोलता है कि जो बैंक के कस्टमर्स हैं अगर अपना कोई भी बड़ा अमाउंट किसी दूसरे कस्टमर के पास में भेजना चाहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी एक्ट करनी पड़ेगी।
अब इसको ऐड करने के लिए जो पर्सन चेक को इशू कर रहे हैं वो क्या करेंगे, जो डिटेल है चेक की वो अपने बैंक के पास में पहले ही पेमेंट से पहले क्या कर रहे हैं, पहले ही इसको प्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो ये हम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या अदर डिजिटल उसके थ्रू। तो होता क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले जो पर्सन यहाँ पर चेक को राइट कर रहे हैं वो कुछ डिटेल्स देंगे, जैसे कि चेक नंबर क्या है, इसके अलावा डेट क्या है, पेई कौन रहेंगे जिनको पैसा मिलेगा, और अमाउंट यहाँ पर क्या होगी। फिर यहाँ पर जो बेनिफिशियरी हैं वो डिपॉजिट करेंगे चेक को प्रेजेंटेशन के लिए, और बैंक जो है वो डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई कर लेगा विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। तो क्लियरिंग और रेफरल के टाइम पर ये जो डिटेल्स अगर मैच हो रही है तो चेक को क्लियर किया जाएगा, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो फिर इनको रेड फ्लैग कर दिया जाएगा, और यहाँ पर जो कस्टमर हैं उनको बोला जाएगा उनकी आप अपना कंफर्मेशन दो प्रोसेसिंग से पहले। तो ये आपका जनवरी 1, 2021 में आया था। तो ये किसके लिए आया था, जो चेक्स यहाँ पर 50,000 रुपए या उससे ज्यादा के हैं। अच्छा, कस्टमर्स के लिए ऑप्शनल है, बैंक यहाँ पर मैंडेट कर सकता है, मैंडेटरी बना सकता है इसको, अगर कोई भी पेमेंट यहाँ पर 5 लाख रुपए से ज्यादा की हो रही है। इशुअर को की डिटेल्स यहाँ पर लार्ज वैल्यू चेक्स की इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करनी रहेंगी, और ड्रॉई बैंक को भी यहाँ पर जो है क्या सारा इंफॉर्मेशन पहले से दिया जाएगा। ड्रॉई बैंक क्या करते हैं, क्रॉस चेक करेंगे जितना भी प्रोवाइडेड डेटा है, जैसा मैंने बताया विद द प्रेजेंटेड चेक, और यहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज अगर है तो वो फ्लैग कर दी जाती हैं। अब आप कंफ्यूज मत हो ना, पेई कौन होते हैं, जो अमाउंट को रिसीव कर रहे हैं। तो पेई और जो ड्रॉअर होते हैं वो सेम पर्सन होते हैं। ड्रॉअर वो पर्सन है जो कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पैसे की डिमांड कर रहा है कि भाई मुझे पैसा भेजना है आपको, ठीक है। तो ड्रॉई जो है वो कौन होते हैं, वो पेयर होते हैं, उन्हें पेमेंट करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो ड्रॉई बैंक है वो क्रॉस चेक करेंगे सारे प्रोवाइडेड डेटा को प्रेजेंटेड चेक के साथ में, अगर डिस्क्रिपेंसीज हैं तो यहाँ पर फ्लैग कर दिया जाता है। केवल कंप्लाइंट चेक्स जो हैं वो ही डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए क्वालिफाई करते हैं अंडर सीटीएस ग्रिड, और बैंक्स को एक्टिवली इन्फॉर्म करना होता है और एजुकेट करना होता है अपने कस्टमर्स को अबाउट पीपीएस। अब यहाँ पर आरबीआई की क्या गाइडलाइंस है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, तो देखो पहले तो आरबीआई ने डिटेल्ड गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी थी कि भाई आपको यहाँ पर किस तरीके से ये आपको, अगर आपको चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम यूज कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। अब आरबीआई कह रहा है कि देखो मैं नहीं बता रहा, मैं तुम्हें एक फ्रेमवर्क दे देता हूँ, एक पूरा यहाँ पर ढांचा दे देता हूँ, फ्रेमवर्क दे देता हूँ, इसके हिसाब से तुम अपने लिए खुद की पॉलिसीज बनाओ। और पॉलिसीज कैसे बनती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यहाँ पर अप्रूव्ड पॉलिसीज होती हैं, अब ये यहाँ पर फाइनल पॉलिसीज बनाएंगे। तो धीरे धीरे यहाँ पर जो पॉलिसी है उसके लिए आरबीआई ने एक प्रॉपर फ्रेमवर्क दे दिया था कि आपको सबसे पहले तो इमीडिएट क्रेडिट करना है, कोई भी चेक है उसे तुरंत क्रेडिट करो। इसके अलावा कलेक्शन जो है वो आपके इंस्ट्रूमेंट्स का कितने टाइम के अंदर हो जाना चाहिए। तीसरा, यहाँ पर अगर आपने कोई भी चेक्स में डिलेस कर दिए हैं तो कितना इंटरेस्ट आप पे करोगे, ये सारी चीजें आपकी पॉलिसी में डिफाइंड होनी चाहिए। तो पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और तीनों एस्पेक्ट्स को लेकर चलेगी जो हमने अभी डिस्कस की थी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो बैंक हैं वो रिव्यू करेंगे और इम्प्रूव करेंगे अरेंजमेंट्स को ताकि कलेक्शन पीरियड्स को रिड्यूस कर पाए, ठीक है। तो स्मॉल डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट जो है उसको हमें प्रोटेक्ट करना होगा, और सीसीपी जो है उसको हमें इंटीग्रेट करना है विद द डिपॉजिट पॉलिसी, और अलाइन करेंगे जो हमारे बैंक एसोसिएशन का मॉडल है डिपॉजिट पॉलिसी का। मतलब समझ में आया? डेफिनेटली नहीं आया होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि भाई जो हमारे यहाँ पर छोटे डिपॉजिटर्स हैं इनके इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए। दूसरा ये बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर सेंट्रल क्लियरिंग काउंटर पार्टी है, ठीक है, तो जिसको हम सेंट्रल काउंटर पार्टी भी बोलते हैं, तो यहाँ पर ये जो है इनको हम अपनी डिपॉजिट पॉलिसी के साथ में इंटीग्रेट करेंगे और ये आईबीए के मॉडल डिपॉजिट पॉलिसी के साथ अलाइन करेंगे। बैंक की यहाँ पर लायबिलिटी बनती है कि अगर कोई भी डिलेज होते हैं या फिर कोई स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मैच नहीं हो रहे हैं,
तो वो इंटरेस्ट पे करेंगे, और वो इंटरेस्ट पे करने के लिए पूरी की पूरी किस तरीके से चीजें होंगी वो क्लियरली इनको डिफाइन करना है। इंटरेस्ट और कॉम्पोजिशन जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पे हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कस्टमर आकर बोलेगा कि भाई लाओ मेरा पैसा कहाँ पर है, तुमने तो डिलेस कर दिया, मुझे कॉम्पनसेट करो। नेक्स्ट आता है कि अगर एक बैंक का सीसीपी जो है वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि किस रेट पर यहाँ पर ये अपना जो भी डिले हुआ उसमें किस इंटरेस्ट रेट पर पैसा वापस करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उस अकाउंट रेट पर ही, इंटरेस्ट रेट पर ही यहाँ पर आप अपने कस्टमर को भी पेमेंट करोगे। नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ अकाउंट पे चेक। तो अगर यहाँ पर हमारा चेक जो है वो पे ही चेक जो है वो कलेक्ट होना है तो क्या होगा, तो अकाउंट पे ही चेक्स यहाँ पर क्रेडिट होते हैं टू द अकाउंट ऑफ पे नेम्ड ऑन द चेक। जिसका भी यहाँ पर ड्रॉअर, बेसिकली यहाँ पर जो ड्रॉई है उसने जिसका भी नाम लिखा है अपने चेक में, जिसने भी यहाँ पर अकाउंट चेक इशू किया, उनका जब भी यहाँ पर जिनका नाम लिखा गया है केवल उन्हीं के पास ये पैसा जाएगा। तो हमें लीगल रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं सेक्शन 131 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग जाना होगा ताकि यहाँ पर एक तो हमारे जो बैंक हैं उनकी कितनी लाइबिलिटी होनी चाहिए अगर कोई अनऑथराइज्ड कलेक्शन हुआ वो हम पता करें। इसके अलावा जो पेमेंट है वो अच्छे से हो जाए और बैंकिंग सिस्टम का भी साउंडनेस को हमें मेंटेन करना है और कोई भी डिविएशंस या फिर मॉल प्रैक्टिसेस फॉलो ना हो। दूसरा, यहाँ पर अगर एक्सेप्शन चाहिए कि ड्रॉअर या फिर जो पेई हैं वो ये चाहते हैं कि जो अकाउंट पे चेक है वो किसी दूसरे अकाउंट में चला जाए, पैसा उनके खुद के अकाउंट में नहीं आए, तो या तो वो यहाँ पर बोलेंगे ड्रॉई को कि भाई तुम एक काम करो, तुम एक नया चेक बनाकर दे दो, या फिर अकाउंट पे का जो मैंडेट है जिसके नाम पर ये अकाउंट यहाँ पर बेसिकली जिसके नाम पर पेमेंट होनी है उनका हम यहाँ पर मैंडेट ले लेंगे जिसको विड्रॉ किया जाएगा बाय द ड्रॉअर। ठीक है, ड्रॉअर कौन थे, जो पैसा रिसीव करेंगे। बेसिकली तीन पार्टीज है, ड्रॉअर जिन्होंने पैसा मांगा, ड्रॉई जो पैसा देंगे, और पेई जो पैसा रिसीव करेंगे। ठीक है, अब ड्रॉअर और पेई जो है वो दो सेम पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सब मेंबर बैंक कलेक्शन। तो सब मेंबर्स यहाँ पर अकाउंट पेई के चेक्स को कलेक्ट कर सकते हैं स्पॉन्सर बैंकर्स के थ्रू, लेकिन यहाँ पर इनको जितनी भी प्रोसीड्स है वो केवल और केवल नेम्ड पे के अकाउंट में ही भेजनी है। अगर कोई कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो बैंक्स कलेक्ट करेंगे अकाउंट पे के चेक्स अप टू 50,000 रुपीज टू द अकाउंट ऑफ अ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अगर पेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है सोसाइटी के, वो उसका एक हिस्सा है। रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड होगी अगर प्रोसीड्स हमारी केवल मेंबर पेज को ही पे किए जा रही हैं। स्कोप क्या है, तो ये इंस्ट्रक्शंस हमारे इक्वली ड्राफ्ट, पे ऑर्डर्स और बैंकर के चेक्स तक लगेंगी। नेक्स्ट आते हैं पेमेंट वैलिडिटी के ऊपर कि अगर यहाँ पर कोई चेक है, ड्राफ्ट है, पे ऑर्डर है, बैंकर्स चेक है, तो ये यहाँ पर कितने टाइम तक वैलिड रहेंगे। तो अप्रैल 1, 2020 से पेमेंट जो है चेक्स की, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर्स और बैंकर्स चेक की, वो केवल और केवल यहाँ पर 3 महीने के अंदर हो जानी चाहिए जब चेक प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अच्छा एम क्या है कि भाई सर्कुलेशन जो है इन इंस्ट्रूमेंट्स की उससे हम बच सकें एज क्वाजी कैश यहाँ पर मार्केट में हो रहा हो फॉर एक्सटेंड पीरियड्स। नेक्स्ट आता है चेक इंस्ट्रूमेंट्स अगर खो जाते हैं आपके ट्रांजिट कलेक्शन या पेमेंट के टाइम पर, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर हमें देखना होगा कि कुछ हमें किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल करना है। तो बैंक सबसे पहले तो अकाउंट होल्डर को इन्फॉर्म करेंगे ताकि जो ड्रॉअर हैं वो स्टॉप पेमेंट यहाँ पर इशू कर पाए। अब भाई इनको तो यहाँ पर दोबारा से पैसा चला जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में इस चीज से बचने के लिए यहाँ पर इनका पैसा जो है उसको यहाँ पर इनको एक इशू करना पड़ेगा स्टॉप पेमेंट कि भाई मुझे पेमेंट मत करना। एंड यहाँ पर डिसऑनरिंग को प्रिवेंट करने के लिए अदर चेक्स की ड्यू टू नॉन क्रेडिट कलेक्टिंग बैंकर जो है वो बेयर करेंगे ऑनर्स फॉर द लॉस नॉट द कस्टमर। इनसे खोया है जिसने यहाँ पर बैंक को प्रेजेंट किया गया। अब बैंक ने जब ये चेक लिया तो ये बैंक की जिम्मेदारी है कि इस चेक का ध्यान रखें, तो यहाँ पर हमारे कस्टमर को कुछ नहीं करना, सारा ओनर्स जो है वो हमारे बैंक के ऊपर आ जाएगा। रीइंबर्स अकाउंट होल्डर फॉर एक्सपेंसेस, जो हमारे अकाउंट होल्डर के एक्सपेंसेस लगे हैं, जैसे उन्होंने एक डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट बनवाया, इंटरेस्ट पे करो क्योंकि यहाँ पर अब डिलेज हो रहे हैं आपकी वजह से,
और अगर कोई लॉस अकर हो रहा है पेइंग बैंक की ब्रांच में, तो भी कलेक्टिंग बैंकर यहाँ पर रिइंबर्समेंट ले सकते हैं फ्रॉम द पेइंग बैंक को। इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो ये स्टेप्स जो है वो एक्सप्लिसिटली इंक्लूड की गई है बैंक के चेक कलेक्शन पॉलिसी में। नेक्स्ट आता है बिल्स फॉर कलेक्शन। तो फॉरवर्डिंग की जाएगी। बिल्स फॉर कलेक्शन में क्या होता है? बिल्स फॉर कलेक्शन में यहाँ पर बैंक को बोला जाता है कि बैंक आप हमारी जगह से जाकर पैसा ले लो। तो जैसा कि मैंने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ाया था, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर AFM में, तो यहाँ पर अगर हमारे डिस्काउंटेड बिल्स हैं तो इन्हें हमें डायरेक्टली कहाँ भेजना पड़ेगा? बाय फॉरवर्डिंग ऑफिस टू द रियलाइजिंग ऑफिस एट द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली फॉरवर्डिंग ऑफिस से रियलाइजिंग ऑफिस पर भेजना होगा। फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की जाएगी। अगर कलेक्शन ऑफ बिल्स में कुछ डिले हो जाता है तो लॉजर का जो बैंक है वो इंटरेस्ट यहाँ पर पे करेगा फॉर डिलेड पीरियड ऑफ कलेक्टेड बिल्स। क्या रेट रहेगा? 2% पर एनम अबव हमारा सेविंग बैंक अकाउंट रेट। डिले कैलकुलेशन जो है वो हमारी यहाँ पर 2 days फॉर डिस्पैच ऑफ बिल्स, 2 days फॉर प्रेजेंटेशन टू ड्रॉइज, 2 days फॉर रेमिटेंसेस ऑफ प्रोसीड्स और 2 days फॉर क्रेडिट टू ड्रॉअर्स अकाउंट। इंटर बैंक डिलेज हो रहे हैं तो बैंक को यहाँ पर इंटरेस्ट कंपोनेंट रिकवर करना है फॉर द डिले कॉज्ड बाय ड्रॉइज बैंक को। पेमेंट एडवाइस की बात करें तो जो पेमेंट है यहाँ पर उसका फॉर्मेट जो है वो हमें मेंशन किया जाएगा एज यहाँ पर पूरा का पूरा हमें पहले बता दिया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें रहेंगी। सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ पर ब्रांचेस और एटीएम्स पर किस तरह से होने चाहिए? तो लोकेशन और लेआउट रिलेटेड कि भाई कौन सी साइट आपने यहाँ पर सिलेक्ट की है, तो करेंसी चेस्ट और ब्रांचेस जो हैं वो सेफ्टी के ध्यान में रखते हुए ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल एरिया है वहां पर आपने अपनी ब्रांच बना ली। पुलिस कंसल्टेशन, तो यहाँ पर पुलिस के इनपुट लेने चाहिए ब्रांच की लोकेशन डिसाइड करने से पहले। प्रॉक्सिमिटी और कम्युनिकेशन की बात करें तो उन साइट्स को हमें ध्यान रखना है जो पुलिस स्टेशन के आसपास रहती हैं। ब्रांच का जो लेआउट है, मैनेजर का केबिन, कैश वॉल्स, कैशियर एरिया, एंट्रेंस और एग्जिट, यहाँ पर हमें इस तरीके से होनी चाहिए कि विजिबिलिटी रहे और रिस्क मिनिमाइज हो जाए। मैनेजर की जो पोजीशन है, यहाँ पर मैनेजर के केबिन को इस तरह से रखा जाए कि वो पूरा का पूरा जो हॉल है उस पर नजर रख सकते हैं। और यहाँ पर हमें कोशिश करनी है कि एंट्रेंस के पास में ही इनका केबिन हो। विजिबिलिटी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रूम ऑफ सेफ हमारी जो है वो विजिबल नहीं होनी चाहिए पब्लिक को। कैशियर का जो केबिन है वो हमारा बहुत दूर होना चाहिए एंट्री या एग्जिट से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये एंट्री है और यहाँ पर ब्रांच आपकी खत्म हो रही है तो यहाँ पर हम कैशियर रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैनेजर का केबिन रख सकते हैं, यहाँ हमारे बाकी स्टाफ को रख लेंगे, यहाँ पर हमारे पास में और थोड़ा बहुत जो भी काम रहेगा और मेन जो कैशियर का है वो यहाँ रख लेंगे। तो इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव फिटिंग्स रिलेटेड, तो एंट्री सिक्योरिटी के टाइम पर हमारे पास शटर गेट्स होने चाहिए और कोलैप्सिबल गेट्स होने चाहिए लिमिटेड एक्सेस के साथ में। स्ट्रॉन्ग रूम्स और सेफगार्ड्स होने चाहिए, तो ग्रिल गेट्स होने चाहिए स्ट्रॉन्ग रूम्स। विंडोज जो है वो सिक्योर होनी चाहिए। वेंटिलेटर यहाँ पर स्टैंडर्ड ग्रिल्स के साथ में होने चाहिए। वॉल्स जो है वो उनके पास में अननेसेसरी विंडोज जो है वो नहीं हमें रखनी है, वेदर हमें क्या करना है कि यहाँ पर वॉल बना देनी है। वीक पॉइंट्स यहाँ पर स्ट्रेंथन करने हैं, जैसे डक्ट्स हो सकती हैं, स्काईलाइट्स हो सकती हैं विद आरसीसी, स्टील प्लेट्स या फिर ग्रिल्स। वेपन स्टोरेज, गन, एम्यूनिशन जो है वो भी हम सिक्योरली स्टोर कर रखेंगे रोबस्ट केबिन्स में। सेफ इंस्टॉलेशन होनी चाहिए, तो जो भी प्रॉपरली यहाँ पर हमारी सेफ्स हैं उनको हमें प्रॉपरली एम्बेड या फिर रिव्यू करना है रेगुलरली। इलेक्ट्रिकल सिक्योरिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस और शाफ्ट जो है वो भी स्ट्रेंथेंड और लॉक्ड होने चाहिए। कैश केजेस यहाँ पर देखें तो ये आपकी ग्रिल्स के साथ में फिट होनी चाहिए। नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी गैजेट्स की, तो डिवाइसेस में हमें सीसीटीवी, एक्सरे स्कैनर्स, एक्सेस कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स, सेंसर्स, अलार्म्स, हॉटलाइंस, ऑटो डायलर्स, ये सारी चीजों को रखना होगा ब्रांच एटीएम्स एंड डेटा सेंटर्स पर। रेडीनेस रहनी चाहिए, तो इमरजेंसी लाइट्स हमारे पास होनी चाहिए और अलार्म्स जो है वो हमेशा फंक्शनल होने चाहिए। फायर प्रोटेक्शन की बात करें तो एटलीस्ट 2 गार्डेड एग्जिट्स होनी चाहिए, एडिक्वेट वेल प्लेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए। डिटेक्शन की बात करें तो स्मोक डिटेक्टर्स और फायर अलार्म्स भी हमारे की पॉइंट्स पर होने चाहिए। स्टाफ को हमें डिमॉन्स्ट्रेशन और मॉक ड्रिल्स करानी होती हैं फायर इक्विपमेंट और हैंडलिंग इमरजेंसीज के लिए।
सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड डिप्लॉयमेंट जो है, तो टाइप और नंबर ऑफ गार्ड्स यहाँ पर हमारे आर्म्ड या अदरवाइज कितने हैं, ब्रांच वल्नरेबिलिटी के डिपेंड करेगा। करेंसी चेस्ट सिक्योरिटी की बात करें तो 2 आर्म्ड गार्ड जो हैं वो वर्किंग आवर्स के टाइम पर काम करेंगे और 1 हमारा राउंड द क्लॉक। रिक्रूटमेंट चेक्स की बात करें तो बैकग्राउंड और एंटीसीडेंट्स देखे जाएंगे, स्पेशली यहाँ पर एक्स सर्विस पर्सोनल्स के लिए। फायर अलार्म्स की बात करें तो मेंटेनेंस के लिए कीप करेंगे हम, मतलब रखेंगे हमारे सभी फायर अलार्म्स को ऑपरेबल। एम्यूनिशंस की बात करें यहाँ पर तो जो हमारी गोलीबारी होगी, टाइम बार्ड कार्ट्रिजेस हमारे होने चाहिए और ड्यू परमिशन के बाद में ही हम उन्हें रिप्लेस करेंगे। ठीक है। करेंसी चेस्ट यहाँ पर अगर है, जहाँ पर सारा का सारा पैसा रखा जाता है बैंक्स का, अलग अलग ब्रांचेस वहीं पर जाकर रखवाती हैं। तो सिक्योरिटी सेटअप में स्टील बैरिकेड्स होने चाहिए, सेग्रीगेट चेस्ट होनी चाहिए ब्रांच एरिया से, और पोजीशन जो है वो आर्म्ड गार्ड्स की होनी चाहिए स्ट्रेटेजिकली। अलार्म सिस्टम की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक अलार्म सिस्टम यहाँ पर होगा, एक्सेस फॉर गार्ड्स विद इन द बैरिकेडेड एरिया। पुलिस सपोर्ट की बात करें तो लाइजन की बात करें, ब्रांच मैनेजर जो है वो स्ट्रॉन्ग लाइजन रखने चाहिए विद लोकल पुलिस। क्राइम असेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर एरिया क्राइम असेसमेंट और इंक्रीज सर्विलेंस होना चाहिए पुलिस से जब भी चाहिए। पेमेंट और मूवमेंट अगर हम बात करें लार्ज और बल्क कैश की, तो अगर इन ब्रांच पेमेंट्स हो रहे हैं तो लार्ज पेमेंट्स स्ट्रॉन्ग रूम्स के अंदर या फिर सेक्लूडेड एनक्लोजर्स में होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होगी, तो इंफॉर्मेशन जो है कैश मूवमेंट की वो केवल और केवल स्टाफ तक रहेगी। अगर बात करें प्लानिंग की तो यहाँ पर हमें फिक्स रूटीन्स नहीं रखने हैं कैश ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर आपके पास में, तो ऑपरेशनल मेजर्स क्या रहेंगे। मार्क्ड नोट्स यहाँ पर होने चाहिए, तो मेंटेन और रिकॉर्ड करेंगे एक सेट ऑफ मार्क्ड न्यू नोट्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। सर्विलांस की बात करें तो बैंकिंग हॉल लाइट्स जो हैं वो हमें ऑन रखनी है। सिस्टम रेडीनेस की बात करें तो क्रिटिकल ब्रांच सिस्टम्स हमारे ऑपरेशनल हो और सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए हमें वेरीफाई करने हैं इमीडिएटली कोई भी सस्पिशियस पर्संस या व्हीकल्स हमें दिखें तो। डिटेक्शन और इंपाउंडिंग ऑफ काउंटरफीट नोट्स, तो काउंटरफीट डिटेक्शन के लिए हमें यहाँ पर रिसीव्ड जो बैंक नोट्स हैं, ठीक है, उन्हें एग्जामिन करना है। कोई भी क्रेडिट यहाँ पर फेक्स के लिए नहीं होगा, तो कस्टमर क्रेडिट जो अकाउंट्स हैं उनको हमें क्रेडिट नहीं करना है अगर कोई काउंटरफीट्स मिल जाते हैं। प्रोसीजर ऐसा रहेगा कि हम काउंटरफीट नोट को स्टैम्प करेंगे और इंपाउंड करेंगे, इसको हम रिटर्न या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। रिकॉर्ड कीपिंग की बात करें तो जो डिटेल्स हैं वो हम डेडिकेटेड रजिस्टर में मेंटेन करेंगे और फेक नोट्स को अलग से ज्वाइंट कस्टडी में रखा जाता है। एक्नॉलेजमेंट की बात करें तो रिसिप्ट जो है वो कैशियर और टेंडर यहाँ पर इशू करेंगे, प्रोवाइडेड कि यहाँ पर कस्टमर्स जो हैं वो इसको ना भी साइन करें तो भी हमें देना है। पुलिस को रिपोर्ट करना है, अगर यहाँ पर 4 पीसेस हैं तो मंथली कंसोलिडेट करेंगे और एक स्टेटमेंट भेज देंगे पुलिस या नोडल स्टेशन पर। 5 या उससे ज्यादा है तो इमीडिएटली एफआईआर फाइल करेंगे और पुलिस के पास में इन नोट्स को भेजेंगे। कॉपी करेंगे रिपोर्ट्स को टू हेड ऑफिस का फोर्स्ड नोट विजिलेंस सेल। ऑब्टेन करेंगे पुलिस की एक्नॉलेजमेंट की भाई यहाँ पर ये सारी चीजें हुई हैं और अपनी फाइल में सारी चीजों को मेंटेन करेंगे। सॉइल्ड या फिर म्यूटिलेटेड नोट्स हैं जो खराब हो गए हैं तो उनको हम किसी भी ब्रांच में किसी भी वर्किंग डे पर एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये काउंटरफीट डिटेक्शन वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। 4 पीसेस तक हम इसे एक मंथली स्टेटमेंट के थ्रू पुलिस को बताते हैं, 5 पीसेस या उससे ज्यादा हो जाए एक ही बारी में तो इमीडिएटली एफआईआर करनी है और रिपोर्ट जो है वो हमें हेड ऑफिस के फोर्स नोट विजिलेंस सेल्स को देनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं मैकमिलन के क्वेश्चंस पर। तो पहला पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट इज नॉट मैंडेटरी फॉर चेक्स अंडर CTS 20 स्टैंडर्ड्स। तो फाइल्ड प्लेसमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड, सिक्योरिटी थ्रेट, प्री फाइल्ड अकाउंट फील्ड या फिर वाटरमार्क। तो यहाँ पर कौन सा हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेड। CTS प्रोसेस में बोल रहे हैं कि इमेज जो है वो हमें लेनी होती है अंडर चेक, तो कितनी इमेजेस लेनी है, 3 इमेजेस लेनी है। 2 हमारी ब्लैक एंड व्हाइट आएंगी और एक हमारी फ्रंट की ग्रे स्केल आएगी। तो 2 फ्रंट, एक ब्लैक एंड व्हाइट, एक ग्रे स्केल, एक आपका बैक जो कि ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, है ना। फिर पूछ रहे हैं कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है इन द चेक कलेक्शन पॉलिसी ऑफ अ बैंक। तो यहाँ पर बैंक जो है वो सभी पॉसिबल मेजर्स लेगी ताकि अपने इंस्ट्रूमेंट्स को सेफगार्ड करे और हमारे कस्टमर से कलेक्शन के बाद डेफिनेटली बैंक कंपनसेट करेगी कस्टमर को फॉर एनी डिले इन कलेक्शन ऑफ चेक ऑन इट्स ओन। ठीक बात है।
Bank will not be responsible for any delays arising out of circumstances beyond its control or control of the paying bank. अगर यहाँ पर कस्टमर ने ही कोई डिलेस कर दिया तो बैंक के कंट्रोल में तो नहीं है ना, तो ऐसे में बैंक कुछ भी पेमेंट्स नहीं करेगी, कोई कंपनसेशन नहीं पे होगा, ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक कंपनसेशन पे होना चाहिए, इवन कस्टमर्स को अभी आकर पूछना नहीं पड़े, आपको खुद ही प्रोवाइड करना है। Which of the following cash held at the branch is not required to be under dual custody? तो कैशियर का जो हैंड बैलेंस है, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं होगी। नोट्स ऑफ लेस देन 100 डिनोमिनेशन, कैश बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ कॉइंस, ये सब हमारी जरूरत पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज प्रॉपर इन हैंडलिंग काउंटरफीट नोट्स? टेलर जो है वो रिफ्यूज कर देगा टू एक्सेप्ट काउंटरफीट नोट्स डिटेक्टेड बाय हर एट द काउंटर। ड्यूरिंग द चेकिंग ऑफ बल्क कैश ऑफ अ कस्टमर, काउंटरफीट नोट अगर डिटेक्ट किया गया तो कस्टमर आएगा, इसे रिप्लेस कर देगा जेन्युइन नोट के साथ में और वापस दे देगा। हमने क्या देखा था कि यहाँ पर हमें सीधे सीधे इसको नोट को एक्सेप्ट करना है, और ये जो नोट होगा इसमें क्या होगा, यहाँ पर टेलर क्या करेगा, इसे इंपाउंड कर देगा और काउंटरफीट स्टैंप लगा देगा और रजिस्टर में सारी चीज को नोट कर लेगा। इसी के साथ में ये लेक्चर और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। इसके अलावा यहाँ पर अगर अभी तक आपने बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख लेना। एएफएम की क्लासेस भी आपकी चल रही हैं, जहाँ पर आपके 25 नोट्स लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा एएफएम का जो मॉक है वो आज से लाइव हो चुका है, फ्री मॉक है, आपको आरपीए की वेबसाइट पर और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही है, अब हमारी मुलाकात होगी कल, एंड कल हम यहाँ पर सुबह में ही लेक्चर ले लेंगे। थैंक यू सो मच।